सभी विद्वज्जनों एवं सारस्वत मनीषियों के प्रति सादर प्रणाम एवं अभिवादन। आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य की मूर्धन्य लेखिकाओं में से आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी के व्यंग्य संग्रह देश सेवा के अखाड़े में की मुख्य कृति देश सेवा के अखाड़े में के वाचन हेतु उपस्थित हूँ। सूर्यबाला जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनका साहित्य ही उनका परिचय देता है। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यह प्रसिद्ध कृति के वाचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी के प्रति आभार। आपके समक्ष प्रस्तुत है डॉक्टर सूर्यबाला जी की कृति देश सेवा के अखाड़े में, व्यंग्य वाचन कुमार सुविद्या धारवाड़कर, गोवा से। यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि मैं देश सेवा के लिए उतरने वाला हूँ। जिसने सुना भागा आया और मेरी निर्णय की दाद दी। सुना आप देश सेवा के लिए उतर रहे हैं, ईश्वर देश का भला करे। बाय द वे, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? कौन सा एरिया चुन रहे हैं? हमारे अंचल से करिए ना, बहुत स्कोप है। हेलीपैड बनकर विकसित होने लायक इफरात जमीन पड़ी है। आबो हवा भी स्वास्थ्यप्रद है। ईश्वर की दया से गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा आदि किसी बात की कमी नहीं। लोग भी सीधे साधे नादान किस्म के हैं, तो बहकाने की कोई गुंजाइश नहीं। वर्षों सुख शांति अमन चैन से गुजार सकेंगे आप माए बाप इन देश के लालों के साथ। ये हमेशा रोटी के लाले पड़े रहने पर भी कभी शिकवे शिकायत नहीं करते। हर हाल में मुंह सिल कर रहने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है इन्हें। मैंने सोचा जगहें तो सारी एक सी हैं, ऐसी स्कोप कहाँ नहीं है। लेकिन जब कहा जा रहा है, ऑफर मिला है, तो इन्हीं के एरिया से शुरुआत हो जाए। मेरा निश्चय सुनते ही प्रेस वाले दौड़े आए और आग की तरह फैलती इस खबर में घी डाल गए। शाम को उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया और सलाम करके बोला, बंगला कहाँ छवेगा? मैं हैरान, कैसा बंगला? अभी देश सेवा तो हुई नहीं कुछ, उससे पहले ही बंगला छवाने आ गया। उसने उसी अदब भरी मुस्तैदी से कहा, वही तो, जब तक बंगला नहीं छवेगा, देश सेवा जनहित जैसे महान काम कहाँ बैठकर करेंगे आप? लोक सेवक लोग आकर कहाँ ठहरेंगे? मुलाकाती कहाँ लाइन लगाएंगे? संतरी कहाँ हड़काएगा उन्हें? फूस के छत या टीन के शेड के नीचे मुलाकाती नहीं इकट्ठा होते। कोई बेवकूफ थोड़ी है। सीधी सी बात है, जो अपने सिर पर छत नहीं खड़ी कर पाया, वह उनके सिरों पर साया कहां से लाएगा? अपना नहीं तो कम से कम अपने दुख दर्द सुनने आने वालों का तो ख्याल कीजिए। मैंने कहा, तब फिर छवा लीजिए जहां ठीक समझिए। वह खुश हो गया। वहीं का वहीं बैठकर नक्शा वगैरह खींचकर वह बोला, गैरेज एक रहेगा या दो? मैंने कहा, अरे यार, पहले कार तो हो। उसने कहा, आपकी न सही, मुलाकातियों की तो होगी। और फिर यूं समझ लीजिए कि बप्पा साहब को देशहित के पवेलियन में कुल 6 महीने की गुजरे हैं और ऑलरेडी दोनों बेटों के ट्रकों और स्टेशन वगैरह के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, तब जैसा आप लोग उचित समझिए। कॉन्ट्रैक्टर खुश हो गया। ऐसा करते हैं, एक गैराज बना देंगे और दो की जगह छोड़ देते हैं। पोर्च पोर्टिको आलीशान बनाएंगे। नहीं संतरी टुटपुंजिए मुलाकातियों को रुआब से दुत्कारेगा कैसे? संतरी जितना कटखना होता है, आदमी उतना ही पहुंच वाला माना जाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बंगले का अहाता, लॉन सींचने, साग सब्जी, फूल पत्तों की क्यारी संवारने के लिए मेरा एक आदमी है, बड़ा नेक और विश्वास पात्र।
इस काम के लिए उसी को रखिएगा। जनहित जैसे काम करने जा रहे हैं तो इस एरिया के नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। शाम को उस एरिया के व्यापारी संगठन का प्रमुख आया और अजीजी से बोला, देश सेवियों का भोजन तो अत्यंत संतुलित और नियमित होता है। बप्पा साहब तो अनाज को हाथ नहीं लगाते थे और देख लीजिए, काठी ऐसी कि 70 की उम्र में भी 27 वालों को बगल में दबाकर घूमे। अखाड़े बाजों सा सदा हुआ तना हुआ शरीर, सिर्फ मीनू की बदौलत ही तो। बाय द वे, आपकी मीनू? मैंने झेप कर कहा, अभी बनाया नहीं। उसने ताकीद की, तो झटपट बना लीजिए, खान पान की दुरुस्ती पहले। आप जानो, रूखी सूखी वाले महात्मा को कौन पूछता है। मेरा तो आज तक किसी नमक रोटी खाने वाले महान आत्मा से साबका पड़ा नहीं। मेरे देखते देखते कितने ही जनसेवक नमक रोटी प्याज से शुरू होकर फल दूध और सूखे मेवों वाले बीनू पार हस्तांतरित हो आज एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैंने संकोच से कहा, सूखे मेवे तो गरिष्ठ होंगे। सोचता हूं शुरू शुरू में रोटी दाल ही ठीक रहेगा। उसने फौरन टोक कर कहा, देखिए, आप दाल रोटी खाइए या नमक रोटी, एक बात समझ लीजिए, पर भड़काने वाले बहुत हैं। घर घर यह बात पहुंच जाएगी कि जो खुद नमक रोटी खाता है वह हमें मालपुए कहां से खिलाएगा। और इस एरिया के लोग भोले भाले नादान हैं। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेवे बहुत महंगे भी तो हैं। वह बेतकल्लुफी से बोला, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आप इस एरिया के जन सेवक होकर आ रहे हैं और खरीद कर मेवे खाएंगे? लानत नहीं होगी जमीन के बाशिंदों के लिए? आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं? आज ही सूखे मेवे का एक टोकरा भेज देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आपके मेवे। उन्होंने बात काट कर कहा, उन्हें मेरे मेवे नहीं, देश सेवा के मेवे समझकर खाइएगा। बस, वैसे भी आप चक्कर देखिएगा, तब समझिएगा कि खरीद कर खाए मेवों में वह स्वाद और लज्जत कहाँ जो देश सेवा से प्राप्त मेवे में होते हैं। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मुझे आप पर भरोसा है। मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, सब वसूल हो जाएगा। अगले दिन उस एरिया का नामी निरामी दर्जी आया और बड़े प्यार से मुझे अपने फीते में जकड़ते हुए बोला, आप फिक्र न कीजिए, मुझे सब अंदाजा है। बप्पा साहब ने पहली बार नाप लेते वक्त ही कह दिया था कि अगली अचकन और पाजामे के लिए कम से कम पौना पौना मीटर कपड़ा ज्यादा लाइएगा। और वही हुआ। वैसे ही आप भी करिएगा। लिबास तो यही रखेंगे ना? रखना भी चाहिए। स्वच्छ शुभ्र बकुल पंखी, अर्थात बगुले की तरह सफेद शफाक, हर मौके और हर तरह के लिए पूरी तरह दुरुस्त। जमाने की हवा सर्द हो या गर्म, ये वस्त्र पूरी तरह वातानुकूलित रहते हैं। समझ लीजिए, लिफाफे हैं जो अपना मजमून बदलते रहते हैं। कोई बाहर से इनके अंदर का मजमून भाप नहीं सकता। और इधर तो इस लिबास की महिमा और बढ़ गई है। इतिहास बताता है कि पहले इस लिबास को महान लोग पहनते थे, अब इसे जो पहन लेता है तुरंत फुरत महान हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह तेल पिठाई लाठी और बलबुकरी सीने वाला एक मुच्छड़ आया और सलाम ठोक कर बोला, मैं संतरी हूं, सिर्फ देश सेवियों के पोर्टिकों और पोर्चों के लिए समर्पित। अब तक की सारी जिंदगी समझ लीजिए, देश सेवी फाटकों और पोर्चों पर ही कुर्बान की है। खिदमत में कोई कोर कसर नहीं रहेगी, इसका भरोसा रखें। बप्पा साहब ने तो पूरी हक हुकूमत दे रखी थी। जिसे चाहता अंदर जाने देता और जिसे चाहता चार धक्के दे कालर पकड़ बाहर कर देता।
बप्पा साहब कभी दखल न देते थे। आहा, क्या आदमी थे। कभी पूछ पैरवी की ही नहीं। मेरी वजह से कभी टुनपुंजिए फटेहाल मुलाकाती उनके पास फटक भी नहीं पाए। समझ लीजिए, वे तो नाम के मंत्री थे। असली मंत्री तो मैं यानी उनका संतरी ही हुआ करता था। अब आपको क्या बताना। समझ लीजिए, एक तरह से पूरे देश का बागडोर संतरियों के हाथ में ही होता है। अच्छा, चलता हूं। फाटक पोर्टिको तैयार हो जाए तो बुलावा लीजिएगा। यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरे सिवा कोई और यहाँ संतरी न होने पाए, इसका ख्याल रखिएगा। यह ओहदा जिस जिस को सौंपने लायक नहीं। बड़े जिम्मेदारी, बड़े जोखिम का काम है। हाँ, सांझ को इस इलाके के कुछ और नामी गिरामी ताबेदार लोग आपसे दुआ सलाम किया चाहते हैं, जिससे आपको पूरा इत्मीनान हो सके। शाम को सिर पर टोपी लाल, गले में रेशम का रुमाल बांधे वे लोग भी आए और मुझे पूरा भरोसा दिला गए कि हमारे रहते इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं जो आपके काम में दखल दे। न आपकी तरफ कोई आंख उठा सकता है, न कोई इंक्वायरी बैठा सकता है। हम जो हैं, आप तो बस खाइए और चैन से सोते हुए देश की खुशहाली का सपना देखिए। किसी की मजाल नहीं जो आपको रोड़ा अटकाए। अटकाए तो हमें तलब कीजिएगा। इसी तरह हमें पूरा भरोसा है कि आपके रहते हम पर आंच न आने पाएगी। है कि नहीं? न हमारा काम रुके न आपका। बप्पा साहब जब तक रहे अपनी बात रखी, हम निर्द्वंद्व घूमते रहे। अब यह जिम्मेदारी आप पर है। आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दें तो हम भी इत्मीनान हो जाएं। मैं संकोच उन्हें समझाने की कोशिश की। लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं तो यहाँ देश सेवा के इरादे से आया हूँ। उन्होंने फौरन कहा, लीजिए, तो हम कौन से देश के बाहर हैं? हम भी तो उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, प्रदूषण की। हमें कोई गलतफहमी नहीं जी। और एक बात आपको भी याद दिला दें कि आप भी किसी गलतफहमी में न पड़िएगा। यह इलाका जितना आपका है उतना ही हमारा। इतना ध्यान रखिएगा, देश सेवा के क्षेत्र में रहकर हमारे जैसे देशवासियों से द्रोह न मोल लीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारी। न वोट की कमी होने देंगे न नोट की। आप चैन से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के पिछड़े हुए तमाम काम कीजिए, चाहे काम तमाम कीजिए। इस प्रकार की धमकी भरे आश्वासन और आश्वासन भरी धमकियां देते हुए भूतपूर्व मंत्री के संतरी और उसके बिरादरों के अपने अपने क्षेत्रों को गमन किया तथा उस विचारोत्तेजक धमकी से प्रेरित हुआ मैं, ओ मेरे क्षेत्रवासियों, आपके नाम यह संदेश नुमा धमकी जारी करता हूं। चूंकि मुझे अब भरोसेमंद साथी मिल गए हैं, अतः मैं बेखौफ बेहिचक आपके क्षेत्र की सेवा के अखाड़े में कूदने वाला हूं। सावधान। धन्यवाद।